ओके, तो लिंक, इसके पहले वाला जो हमने टेक्नोलॉजी देखा था वर्क फ्लो फाउंडेशन, ये हमने देख लिया था। देन उसके बाद लिंक होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन आज के डेट पे हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है बंद कर दी गई है। अब यहाँ पे जो है लिंक यूज नहीं किया जाता है। अब क्यों यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.5 जब यूज किया जाता था, उस समय यहाँ पे जो है इसमें बहुत सारी ऐसी डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेरीज जो बनाते थे, ठीक है, वो इसमें इजीली बन जाती थी। लेकिन कुछ हद तक काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशंस बड़े होते गए जो है इसका सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, और ये जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जनरली विजुअल बेसिक और सी शार्प के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। विजुअल बेसिक और सी शार्प प्रोग्रामिंग जो होती थी उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर इसके साथ कनेक्ट होता था। पहले के जो एसक्यूएल सर्वर आते थे वो जो होता था वो, उसमें क्वेरी जो होती थी, ठीक है, तो उसमें मैनुअल एंट्री होती थी। लेकिन जब हम लोग इसको कनेक्ट करते थे सी शार्प या फिर विजुअल बेसिक के साथ में, तो वहाँ पे जो होता था वो चीज़ें चेंज हो गई आजकल। ठीक है, जैसे जैसे स्टोर्ड प्रोसीजर और ये सब आने लग गए, तो उसके कारण जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी है। तो इसके कारण क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज अपडेट हुआ, और अपडेट के कारण जो लिंक है, जो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी जो यहाँ पे दिया गया था टेक्नोलॉजी, वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती है और करनी भी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क। इट इज एन ORM बेस्ड open source framework. It is used to work with database using .NET objects. It eliminates a lot of developer effort to handle the database. It is Microsoft recommended technology to deal with the database. ठीक है, जैसे ही लिंक बंद हुआ उसके बाद यहाँ पे आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग क्वेरी लिखना नहीं पड़ता, और बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि कोई किसी भी डेटाबेस को हैंडल करना। ठीक है, किसी भी डेटाबेस को हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जो भी हम लोग यूज करना चाहते हैं, जैसे ओरेकल है, MySQL है। ठीक है, या फिर जो भी डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर वगैरह, तो वो बहुत बेटर हैंडल हम लोग इसमें कर सकते हैं, बेटर डील कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट हमेशा रिकमेंडेड करता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देन उसके बाद आया एक लिंक का अपडेटेड वर्जन आया है यहाँ पे, पैरेलल लिंक। ठीक है, पैरेलल लिंक एंड पी लिंक इज ए पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक टू ऑब्जेक्ट्स। इट combines द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ लिंक एंड प्रोवाइड्स द पावरफुल पैरेलल प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि लिंक जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन उसमें इतने फीचर्स थे जो एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ मिलके भी काम करते हैं। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे मिलके बना है पैरेलल लिंक। ठीक है, जो कि एक पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन देता है लिंक का ऑब्जेक्ट साथ। अब लिंक क्या है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हैं अपने .NET प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे इस लिंक के साथ वो क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, इम्प्लीमेंट करता है अपने आप को। और हम लोग को एक बहुत अच्छी सिंपल सी प्रोग्रामिंग हम लोग को यहाँ देखने मिलती है, जिसको हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दो टेक्नोलॉजी एक साथ काम कर रही है। लिंक भी काम कर रहा है और साथ में जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करेंगे वो काम करेगा। ठीक है, इट कैन इम्प्रूव एंड प्रोवाइड फास्ट स्पीड टू एग्जीक्यूट द लिंक क्वेरी बाय यूजिंग ऑल अवेलेबल कंप्यूटर कैपेबिलिटीज। जितने भी कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं आज के डेट के, ठीक है, तो उसके साथ पैरेलल लिंक जो है बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जितनी भी, अगर जो भी हम लोग डेटाबेस वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे API भी आते हैं। ठीक है, जैसे टास्क पैरेलल है। ठीक है, टास्क पैरेलल लाइब्रेरी से .NET 4.5 जो है वो उसके साथ में काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे हम लोग ने देखा। .NET
कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR जिसको हम लोग बोलते हैं। .NET CLR is a runtime environment that manages and executes the code written in any .NET programming language. ठीक है, .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, कोई भी .NEट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो कोई भी कोड, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, CLR का काम यही होता है कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो उसको वो सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जो भी कोड लिखा है उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इट कन्वर्ट्स कोड इनटू नेटिव कोड विच फर्दर कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा मतलब जो हमारा CPU है वो क्या करता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, वो क्या समझेगा, 0 और 1 का लैंग्वेज समझेगा, मतलब बाइनरी कोड समझता है या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो उसी लैंग्वेज में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं .NET CLR के, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द CLR। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू नेटिव कोड। सबसे पहला फीचर है यहाँ पे, हर एक प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि मशीन वो इजीली समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, सेकंड है हैंडल्स एक्सेप्शन। ठीक है, जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, कोई भी .NET प्रोग्रामिंग यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर उसमें कोई भी एक्सेप्शंस आते हैं तो वो कौन हैंडल करता है, वो CLR हैंडल करता है। ठीक है, उसके अंदर पहले से एक्सेप्शन हैंडलिंग के बहुत सारे फंक्शंस बने होते हैं, उस फंक्शंस के हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। फिर उसके बाद प्रोवाइड्स टाइप सेफ्टी। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप में एंट्रीज होती है, अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग में यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं, 16 बिट इंटीजर होता है, 32 बिट इंटीजर होता है, इस टाइप से अलग अलग टाइप के इंटीजर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है, इस टाइप से अलग अलग टाइप की वहाँ पे डेटा टाइप यूज करते हैं। तो उसके भी यहाँ पे टाइप सेफ्टी देखेंगे कि अगर हम इंटीजर में वैल्यू डालना चाहते हैं तो इंटीजर में ही जाए, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू डालना चाहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू जाए, तो उस टाइप से यहाँ पे CLR जो है उसको इंश्योर करता है कि सही टाइप की वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, तो ये भी सेफ्टी यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा चीज कौन करता है, CLR करता है। फोर्थ आता है यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि CLR के साथ मिलके जो जितनी भी मेमोरी यूज होती है, कौन कौन सी मेमोरी यूज होती है, जैसे कि रैम है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, वो सारी मेमोरी जो है कैसे यूज होगी, कितना लगेगा, कौन सा वेरिएबल कितना मेमोरी लेगा, कौन सा एप्लीकेशन कितना मेमोरी ले रहा है, DLLs जो यूज होते हैं, मतलब डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है, वो भी कुछ वहाँ पे मेमोरीज लेता है। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट होती है, हर एप्लीकेशन में हर वेरिएबल्स के लिए, हर फंक्शंस के लिए मेमोरी अलोकेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए भी वहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, तो सारा मेमोरी मैनेजमेंट जो होगा वो CLR मैनेज करेगा। फिफ्थ आ जाता है प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी भी मिलती है, डेटा की सिक्योरिटी मिलती है, फंक्शंस की सिक्योरिटी मिलती है, वेरिएबल्स के डेटा की सिक्योरिटी मिलती है, एप्लीकेशन की ओवरऑल डेटा की सिक्योरिटी मिलती है। तो इस टाइप से बहुत सारी सिक्योरिटी हम लोग को यहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे CLR में जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने मिलता है काफी अच्छा होता है। ठीक है, जो परफॉर्मेंस रहती है काफी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि पहले से बहुत सारे लाइब्रेरीज हम लोग को मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और पर्टिकुलर उसी लाइब्रेरीज के हिसाब से यहाँ पे जो CLR है वो वर्क करता है। तो इसमें जो परफॉर्मेंस मिलता है हम लोग को बहुत अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है
वो ऐसा नहीं है कि सिंगल लैंग्वेज से ही बनता है। हम लोग एक या एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने विजुअल बेसिक यूज़ किया, विजुअल बेसिक के साथ साथ में मैंने अगर सी शार्प में कुछ कोड है, मैं अगर उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल एप्लीकेशन है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सबके सब सपोर्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनक्स हो, या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी सिस्टम पे ये वर्क करता है। ठीक है, बस हम लोग को क्या चाहिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन रन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये होता है कि सीएलआर जो है हम लोग को फीचर देता है गार्बेज कलेक्शन का। अगर कोई भी वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसको अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करना मतलब उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सीएलआर उस गार्बेज कलेक्शन के लिए वहां पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो उस वेरिएबल पे पुट कर देगा। अगर वो वेरिएबल यूज नहीं हुआ तो एटलीस्ट उसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वो खाली नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लैंग्वेज फीचर्स सच एज इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस एंड ओवरलोडिंग फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के लिए भी यहाँ पे फीचर दिया गया है, इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस, ओवरलोडिंग। ठीक है, इस टाइप से। डॉट नेट सी एल आर वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट नेट वर्जन के साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डॉट नेट का वर्जन हो सेम वर्जन सी एल आर का भी वर्जन हो। ठीक है, डॉट नेट का वर्जन अगर 1.1 है तो सी एल आर भी 1.1 था। ठीक है, मैं अभी लेटेस्ट की बात करता हूँ। लेटेस्ट अभी डॉट नेट वर्जन अगर 4.6 चल रहा है तो उसमें डॉट सी एल आर का वर्जन 4 चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट किया जाता है। अभी लेटेस्ट में 4.8 चल रहा है। ठीक है, उसमें भी 4 ही है। ठीक है, 4.8 की अगर बात करें, यहाँ पे सॉरी 8 है। ठीक है, तो उसमें भी सी एल आर वर्जन 4 ही चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, डॉट नेट सी एल आर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट। ठीक है, सीएलआर जो है वो लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है, जितनी भी बेस क्लास लाइब्रेरीज होती है सबको सपोर्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थ्रेड सपोर्ट। क्योंकि एप्लीकेशंस जब बनते हैं उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, और मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, और हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। तो थ्रेड्स को भी सीएलआर जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम मार्शलर। ठीक है, कॉम मार्शल मतलब बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, जो होते हैं पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे, कॉम पोर्ट्स बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर पोर्ट्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं। तो जितने भी पोर्ट्स इस एप्लीकेशन में यूज होना है उसको भी यहाँ पे रजिस्टर करता है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन में यूज करना है, जैसे हम लोग को प्रिंटर के लिए पोर्ट यूज करना है तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए भी पोर्ट होते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशंस जो यूज करें, जैसे कि हम लोग को अपने एप्लीकेशन में पीडीएफ इमेज ओपन कर। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए पर्टिकुलर एक पोर्ट में रजिस्टर्ड किया गया होगा कोई भी एक एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कॉम मार्शलर से उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप चेकर। टाइप चेकर मतलब डेटा टाइप चेकिंग होती है इसमें। एक्सेप्शन मैनेजर, अगर एप्लीकेशन में कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो हैंडल करता है। सिक्योरिटी इंजन, जो भी एप्लीकेशंस को डेटा को
सिक्योरिटी चाहिए होता है वो यहाँ से हैंडल होता है। फिर उसके बाद डीबग इंजन, अगर हम लोग को फ्लो जानना है कि किस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पे क्या एरर है, क्योंकि एरर आता है तो जनरली हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन एक्चुअली कभी लॉजिकल एरर होता है, वैल्यूज गलत आ रही है, तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे डीबग करके देख सकते हैं। ठीक है, IL नेटिव कंपाइलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे नेटिव कंपाइलर्स भी अवेलेबल होते हैं, कोड मैनेजर होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है और क्लास लोडर होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है डॉट नेट CLR का। सबसे पहले है बेस क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट। इट इज अ क्लास लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ क्लासेस टू द डॉट नेट एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी अवेलेबल होती है जो कि सपोर्ट करती है डॉट नेट एप्लीकेशन में, जितनी भी क्लासेस होती है, ठीक है, सबको सपोर्ट करेगा डॉट नेट एप्लीकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेड सपोर्ट। इट मैनेजेस द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। ठीक है, जब कोई भी एप्लीकेशन रन होता है तो उसके साथ में मल्टीपल थ्रेड्स रन होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीपल थ्रेड्स रन होते हैं, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे मल्टीटास्किंग का फीचर्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग अभी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा जूम एप्लीकेशन भी ओपन है और साथ में यहाँ पे नीचे टास्क बार में बहुत सारे एप्लीकेशन और भी ओपन किए हुए हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन जो है पैरेलली चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। और मल्टीटास्किंग का फीचर कब मिलेगा, जब हमारा प्रोग्रामिंग जो है वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन या फिर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को थ्रेड का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉम मार्शलर। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉम ऑब्जेक्ट्स एंड द एप्लीकेशन। ठीक है, कॉम ऑब्जेक्ट्स मतलब पोर्ट्स को ही हम लोग कॉम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में कम्युनिकेट करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉम मार्शलर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टाइप चेकर। टाइप चेकर क्या करता है, इट चेक्स द टाइप यूज्ड इन द एप्लीकेशन एंड वेरीफाइज दैट दे मैच टू द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय द CLR। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप चेक करेगा और बताएगा कि जो CLR ने प्रोवाइड किया है वही सेम टाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोड मैनेजर। इट मैनेजेस कोड एट एग्जीक्यूशन रन टाइम। ठीक है, कोड को मैनेज करता है। कोड को कैसे मैनेज करता है, उसमें सारे सिंटैक्स वगैरह चेक करेगा। ठीक है, कुछ एरर होगा तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें CLR में पहले से दी गई होती है। देन आता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होगा कि अनयूज मेमोरी है, जैसे कोई भी हमने वेरिएबल बना लिया वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमने खुद से इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, अब वो वैल्यू उसको कैसे मिलेगी, गार्बेज कलेक्शन से। वो उसको डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे दे देगा। अगर उसमें कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो CLR क्या करता है, खुद से एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है बाय डिफॉल्ट। तो हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यूज अवेलेबल होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, इट हैंडल्स द एक्सेप्शन एट रन टाइम टू अवॉइड एप्लीकेशन फेलियर। ठीक है, इट हैंडल्स एक्सेप्शन एट रन टाइम टू अवॉइड एप्लीकेशन फेलियर। ठीक है, तो रन टाइम पे अगर कोई एरर आते हैं, ठीक है, या एक्सेप्शन आते हैं तो उसको भी यहाँ पे हैंडल किया जाता है। देन है क्लास लोडर। इट इज यूज टू लोड ऑल क्लासेस एट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम पे सभी क्लास को लोड किया जाता है तभी वो कोई भी एप्लीकेशन जो है रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा CLR के बारे में डिटेल में जाना।